उसका एक शुगल तो ये था कि वो गाता था, उसने दूसरा शुगल बेरूह भरने का इख्तियार कर लिया। उसको एक्टिंग कुदरती तौर पर मिली थी। वो अपनी आवाज़ ऐसी खूबी से बदलता था कि मसनूई नहीं लगती थी। वो सिख बना, साधु बना और एक बार वो गुदरी ऊपर लेकर फ़कीर बना तो उसके जानने वाले लोग भी उसको न पहचान सके। उसकी दोस्ती का हल्का फैलता गया और वो उन अफराद में मकबूल हो गया जो शहर के रजिस्टर्ड बदमाश और जुराइम पेशा थे। लेकिन उसने कभी कभी जुए की बाजी लगाने के अलावा कोई भी बदमाशी न की। मैंने सोचा कि उसने बदमाशी या जुर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो शरीफ और भला मानस रहा है। मुजरिमों की यारी के असरात से वो नहीं बच सकता था। इन्हीं लोगों के जरिए वो मर्दान शाह के डेरे तक पहुंच गया। वहाँ जुआ भी होता था, शराब भी चलती थी। मर्दान शाह को सरमद इतना अच्छा लगा कि उनकी दोस्ती गहरी हो गई। सरमद की उम्र 30 साल के करीब हो गई थी। जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। उस वक्त तक मर्दान शाह के तावीज़ों और फूकों की मंडी ठंडी हो गई थी। उन दिनों सरमद ने शौकिया दाढ़ी रखी हुई थी और सर के बाल बढ़ाए हुए थे। एक रोज़ मर्दान शाह ने उसको बताया कि आजकल देहातियों की यही एक मुराद है कि बेटा छावनी में रहे, आगे जंग में न जाए। अगर उसे आगे भेज दिया जाए तो वो हलाक और ज़ख्मी होने से महफूज रहे। इन लोगों को कोई फजूल सा आदमी भी कह दे कि उसके पास एक इल्म है जो गोलियों और बमों से महफूज रखता है, तो जिन लोगों के बेटे जंग में गए हुए होते थे वो इस आदमी के आगे सजदे करने लगते। मर्दान शाह ने सरमद को जाली पीर बनाकर गांव-गांव जाने के लिए तैयार कर लिया और उसको ऐसी ऐसी बातें सिखा दी जिनसे लोग मुतासिर होते हैं। अपना एक आदमी भी उसके साथ कर दिया। सरमद ने अपने शहर का एक और आदमी तैयार किया। मर्दान शाह ने 4 ऐसे आदमी इस नौसरबाजी में शामिल कर दिए जो ज़ाहिरी तौर पर मामूली से देहाती लगते थे। सरमद 3 महीने अपने शहर से गैर हाजिर रहा और मर्दान शाह के घर छुपा रहा। सर के बाल खासे लंबे हो गए। उसकी दाढ़ी इसी बूढ़े नाई ने तराश कर खूबसूरत बना दी। 4 आदमी जो देहाती बने हुए थे मुख्तलिफ गाँव में चले गए। एक तो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि एक पीर इधर से गुजर रहा है और दिल की मुराद बगैर बताए जान लेता है। उन्होंने झूठ मूठ के वाक़यात सुनाकर पीर की करामात की धाक बिठाई और हर घर के 2-3 घरों के हालात मालूम कर लिए जो वो सरमद को किसी तरह पहले ही बता देते थे। मर्दान शाह ने सरमद का हुलिया बिगाड़ने के वास्ते उसकी एक आंख पर कपड़ा बांध दिया था। सरमद उन्हीं घर में जाता था जिनके हालात उसको बता दिए जाते थे। मसलन अदालत की बहन को देखकर ही सरमद ने कह दिया था कि ये औरत उजड़ी बैठी है। अदालत के घर से खजाना निकालने का ख्याल सरमद का अपना था। मर्दान शाह ने उसको सिर्फ फौजियों के माँ बाप को उल्लू बनाने की रहसिल कराई थी। ये 4 आदमी गिरफ्तार नहीं हो सके थे। मर्दान शाह, सरमद और उनके 2 साथियों ने उनकी निशानदेही से साफ इनकार कर दिया था। मुझको ये तो मालूम था कि लोग पीर परस्त हैं, सरमद ने मुझको बयान देते हुए कहा, लेकिन मुझको ये भी मालूम था कि कोई मुसीबत पड़ती है तो लोग खुदा की बजाय अपने पीर के आगे सजदा करते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो पीरों के इशारों पर नाचते हैं और अपनी जवान औरतों को भी पीरों के हवाले कर देते हैं। ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने खजाने का चक्कर चला दिया और आगे गया तो कुएं में से पानी निकालने की हरकत कर बैठा। अगर मैं ये न करता तो मैं इस सारे सूबे में घूम जाता और इतना रुपया समेट लेता जो मुझसे संभाला भी न जाता। खुदा की कसम, मैंने जिस लड़की पर नज़र रखी वो मुझको मिल गई। मैंने अभी उसको बताया नहीं था कि अदालत की बीवी ताजी मुझको सब कुछ बता चुकी है। मैंने उससे पूछा कि अदालत के घर में वो क्या करता रहा है। जनाब, इंस्पेक्टर साहब, वो संजीदा हो गया और कहने लगा कि मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। मेरी अर्ज़ है कि जहाँ आपने मेरी इतनी ज़्यादा बातें सुन ली हैं वहाँ ये बात भी सुन लें। अदालत के घर में दोनों औरतें मेरे दिल को अच्छी लगी थीं। मैंने पहले अदालत की बहन को बुलाया और उसको कहा कि उसका खामिन खुद आकर उसको ले जाएगा। मैंने इस औरत पर जाल फेंका लेकिन वो इतनी गैरत वाली थी कि साफ निकल गई, बल्कि ये कह लें कि उसने मुझको धुतकार दिया। इन दिनों मुझको अदालत की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैंने अदालत को कहा कि चिल्ले के दौरान मुझको उसकी बीवी की ज़रूरत होगी। अदालत ने अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दिया। मैंने अदालत को तो ये कहा था कि मुझको चिल्ला कशी की एक शर्त पूरी करने के वास्ते उसकी बीवी की ज़रूरत है और वो मुझसे 7 कदम दूर बैठेगी। लेकिन मैंने इस हसीन औरत को जिस नीयत से अपने पास रखा था वो आपको बता दिया है। इस अरसे में मेरी और अदालत की बीवी की, जिसका नाम ताजी था, क्या क्या बातें हुई वे मैं आपको नहीं बताऊंगा और आपको इन बातों की ज़रूरत भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं
ताजी से मोहब्बत करने लगा और उसका मामला इस तरह हो गया कि मेरे दिल ने और मेरी रूह ने उसको अपने अंदर बिठा लिया। कभी ऐसा लगता था जैसे हम दोनों पिछले जन्म में इकट्ठे रहे हैं और इस जन्म में आकर बिछड़ गए थे और अब मिल गए हैं। मैंने उसको ये तो न बताया कि मैं कोई चिल्ला नहीं कर रहा और सिर्फ स्वांग है। मैं चिल्ले की एक्टिंग करता रहा। कुछ वक्त निकाल कर मैं ताजी के साथ बातें भी कर लेता था। मैंने उसको अपने दिल का हाल बता दिया और ये भी कह दिया कि मुझको समझ नहीं आती कि मेरी बाकी ज़िंदगी उसके बगैर किस तरह गुजरेगी। उसको मेरे साथ मतलब था और वो मुझको बहुत ऊंचा पीर समझती थी। मैंने उसको कहा कि मेरे साथ चली चलो। वो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि डर लगता है, सारे खानदान की बेइज्जती होगी। मैं इन लोगों को खजाने का धोखा दे चुका था, इस वास्ते मुझको वहाँ से भागना ही था। मैंने रकम वसूल कर ली थी। मेरा खुदा जानता है कि मैं ताजी के बगैर वहाँ से किस तरह निकला था। वो तो मेरे पाँव की जंजीर बन गई थी। मैं ताजी के गांव से निकल गया लेकिन दिल वहीं रह गया। मैं जब अगले गांव में गया तो मुझको साफ महसूस होने लगा कि मेरी उस्तादी ख़त्म हो गई है। मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि इस खेल को अब ख़त्म कर दूंगा, मगर कुएं वाले मिल गए। उसने मुझको सुनाया कि उसने कुएं का फ्रॉड किस तरह किया था और किस तरह पकड़ा गया, और ये मैं आपको सुना चुका हूँ। तकदीर का चक्कर देखो, सरमद ने कहा। मैं फिर ताजी के घर पहुंच गया। वहां इन लोगों ने मुझको बहुत मारा पीटा। अदालत की बहन और उसकी माँ मुझको गालियां देती और अपने आदमियों से कहती थी कि और मारो, हड्डियां तोड़ दो इस काफिर की, जान से मार डालो इसे। लेकिन ताजी चुपचाप अलग खड़ी थी। उसने एक लफ्ज न कहा। इन लोगों ने मुझको उसी कोठरी में बंद कर दिया जिसमें मैंने उनको खजाने का धोखा दिया था। उन्होंने ये कमअक्ली की कि मुझको बांधा नहीं। मेरी उस्तादी देखो, मैं वहां से निकल गया। रात ही रात मर्दान शाह के पास पहुंचा। अगला दिन उसके घर में छुपा रहा और रात को उसने नाई को बुलाकर मेरे बाल और दाढ़ी साफ करा दी। किस तरह निकले थे, मैंने पूछा। उसने बिल्कुल गलत कहानी सुना दी। उसने वही रास्ता बताया, कोठी का दूसरा दरवाज़ा, दरीचा, पिछला सहन और उस सहन का बड़ा दरवाज़ा। मैंने उसको कहा कि वो मुझको दरीचे से निकल कर दिखाए तो मैं उसको 500 रुपये नगद इनाम दूंगा। मैंने उसको ये भी बताया कि पिछले सहन के दरवाजे की जंजीर सुबह चढ़ी हुई देखी गई थी। झूठ ना बोलो सरमद, मैंने कहा। मुझको मालूम है कि तुम वहाँ से किस तरह निकले थे। किस तरह? क्या तुम्हें ताजी ने नहीं निकाला था? मैंने कहा और उसको सुनाया कि ताजी ने उसको किस तरह निकाला था। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी संजीदगी से मिन्नत की कि मैं इस केस में ताजी का नाम ना आने दूं। अगर वहां से भागने के जुर्म में मुझको फांसी की सजा हो जाती है तो भी ताजी का नाम नहीं लूंगा। उसने कहा, आप मेहरबानी करें। मैंने ताजी के साथ वादा किया था कि किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुमको उसने निकाला था। मैंने कहा। उसने मुझको सारी बात बता दी थी। क्या उसने कहा था कि उसने मेरी मोहब्बत की खातिर मुझको वहां से निकाला था? उसने पूछा। अपनी इज्जत की खातिर, मैंने कहा। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि ताजी का नाम नहीं आने दिया जाएगा। मुझको इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो हवालात में या जेल जाने से नहीं भागा था। मुझको तो नौसरबाजी और धोखाधड़ी का जुर्म साबित करना था। सरमत ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। मर्दान शाह और उसके दोनों साथियों ने भी इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन उनको सज़ा दिलाने के लिए सिर्फ इकबाल जुर्म काफ़ी नहीं था, शहादतों सबूत की ज़रूरत थी। मेरे केस में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि सरमद अपने बहरूप में नहीं पकड़ा गया था। उसकी शनाख्त बहरूप से बनती थी, असली रूप में उसको कोई भी नहीं पहचान सकता था। मैंने इस कमज़ोरी को 3-4 अपने बनाए हुए गवाहों से रफ़े कर लिया। ख़ास बात जो आपको बताने वाली है वो ये है कि सरमद अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ ना हुआ। उसने खुद कहा कि उसने ये बहरूप धारा था। मर्दान शाह और उसका एक चेला इकबाली बयानों से मुनहरिफ हो गए थे। ये बड़ा दिलचस्प केस था। मैं इसको मुख्तसर करके बयान नहीं कर सकता। कोई एक भी ऐसा गवाह नहीं आया था जो ये कहता कि इस शख्स ने किसी औरत को धोखे से बेआबरू किया हो। इन सबको 2-2 साल सजाए कैद दी गई। मैं उस वक्त कोर्ट में था जब फैसला सुनाया गया था। सरमत के होठों पर मुस्कुराहट थी। इन चारों को कोर्ट से बाहर लाए तो सरमत ने मुझको बुलाया और मेरा हाथ अपने हथकड़ियों में बंधे हुए हाथों में ले लिया। मैं आसानी से बरी हो सकता था, उसने मुझको कहा। वकील मुझको बार बार कहता था कि अपने बयान से फिर जाओ, कह दो कि मार मार कर मुझसे बयान लिया गया है। मैं देखता रहा कि आप अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं, मगर आप ताजी का नाम भी लेते तो मैं अपने बयान से फिर जाता। लेकिन आपने ताजी की इज्जत रख ली और मैंने आपकी इज्जत रख ली है। इसको आप सरमत के दिमाग की खराबी कह लें या बस ये कह लें कि ताजी की मोहब्बत ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था कि उसने 2 साल की कैद कबूल कर ली।
कोर्ट में ताजी का नाम ना आने दिया। मुझको अच्छी तरह याद है कि जिस रात वो मुझको थाने में बयान दे रहा था, उसने बड़ी हसरत वाली आह लेकर कहा था कि ताजी मुझको सारी उम्र नहीं मिल सकेगी और मैं सारी उम्र अपने आप को दूसरों को धोखा देते हुए गुजार दूंगा। ये केस तो ख़त्म हो गया, लेकिन कहानी ख़त्म ना हुई। इस केस के फैसले के 6-7 महीने बाद मुझको इस थाने से हटाकर आरजी तौर पर एक और ड्यूटी पर भेज दिया गया। 2 साल के करीब अरसा वहाँ गुजारा और मुझको सरमत के कस्बे का थाना दे दिया गया। मैं जब इस कस्बे में आया तो मुझको बिल्कुल याद नहीं था कि यहाँ सरमत नाम का भी कोई आदमी रहता है। 2.5-3 साल गुजर गए थे। इस अरसे में हज़ारों के साथ पाला पड़ा था। इनमें मुलजिम भी थे, मुश्तबे और गवाह भी। कई वारदातों की तफ्तीश भी की थी। इस थाने में आए 15-16 दिन गुजरे थे कि थाने का एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल 3 आदमियों को लड़ाई झगड़े में पकड़कर थाने लाए। इनको बाहर बिठाकर हेड कांस्टेबल ने मुझको आकर बताया कि एक आदमी इस शहर का है और ये 2 देहाती हैं। देहातियों ने इस शहरी पर बाजार में चाकू से हमला किया और शहरी को मामूली सा जख्म आया है। उसके हाथ में साइकिलों वाले की दुकान से साइकिल का चिमटा आ गया। उसने दोनों को 2-2, 3-3 ज़रबे लगाई। लोगों ने उनको छुड़ा लिया, लेकिन देहाती काबू में नहीं आ रहे थे। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल उधर से गुजर रहे थे। वो तीनों को थाने ले आए। मैंने तीनों को अंदर बुलाया और मुझको इस तरह लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मुझको 2.5-3 साल पुराने चेहरे और इन चेहरों की कहानी याद आ गई। जिसको चाकू लगा था वो सरमत था, जिसने चाकू मारा था वो ताजी का खामिन अदालत था और इसके साथ जो देहाती था वो अदालत का रिश्तेदार था। मैं समझ गया कि इनकी लड़ाई की वजह क्या है, लेकिन इनके बयान लिए तो वजह उससे ज़्यादा संगीन निकली जो मैं समझ रहा था। पहले तो मैंने इनके जख्म देखे। सरमत को बाजू पर चाकू लगा था, लेकिन जख्म बिल्कुल भी गहरा नहीं था, बल्कि खफीफ सा था। 4-4.5 इंच लंबी खराश थी। चाकू बड़े साइज का कमानीदार था। अदालत और उसके साथी को सरमत के जो चिमटे पड़े थे इनसे जख्म नहीं आए थे, बल्कि चोटें खासी सख्त थीं। थाने में फर्स्ट एड का सामान मौजूद था। मैं इस मामले को यहीं ख़त्म करना चाहता था। हेड कांस्टेबल को कहा कि सरमत के जख्म की मरहम पट्टी कर दे और उन दोनों की चोटों पर भी कुछ लगा दे। मैंने सबसे पहले अदालत को अपने पास बिठाकर पूछा कि उसने सरमत पर कातलाना हमला क्यों किया है। क्या आपको उसकी वारदात याद नहीं रही? उसने पूछा। मुझसे सवाल मत पूछो। मुझको उस शख्स पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझको याद है उसने तुमको खजाने और तुम्हारी बीवी को औलाद देने का धोखा दिया था और तुमने 6-7 रातों के लिए अपनी बीवी को उसके हवाले कर दिया था। इस शख्स को कानून ने सज़ा दे दी थी। अब बोलो क्या चाहते हो? तुमने इस पर कातलाना हमला किया है जिसकी सज़ा 7 साल है, 10 साल भी हो सकती है। जनाब, बात यह है, उसकी आवाज़ अब मरी हुई थी। कहने लगा कि इसने मेरी बीवी के साथ शादी कर ली है। मैं बहुत हैरान हुआ और पूछा, क्या इसने तुम्हारी बीवी को अगवा किया है या उसे वर्गला कर ले आया है? अगर ऐसी बात है तो तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दी? मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता जनाब, उसने कहा। मैंने बीवी को पहले ही तलाक दे दी थी। मेरे कहने पर उसने सारी बात इस तरह सुनाई। उसने मेरी बीवी को चिल्लाकशी के वास्ते अपने साथ रखा था। फिर पता लगा कि ये शख्स तो बहुत बड़ा मुजरिम है। उसके भाग जाने के बाद मेरी बीवी में माँ बनने की निशानियां ज़ाहिर होने लगीं। मैंने इंतज़ार किया और जब वो माँ बन गई तो वो बच्चा इसी धोखेबाज का था। मैंने बीवी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया और पीछे पीछे तलाक भी भेज दी। उनके साथ झगड़ा हो गया, लेकिन वो हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकते। बच्चा 2 साल का हो गया है। गांव का कोई मर्द, कोई औरत और कोई बच्चा इस औरत के साथ मुंह नहीं लगाता था। उसके अपने माँ बाप और बहन भाइयों ने भी उसको धुतकार दिया था। सब कहते थे कि उसने हराम का बच्चा पैदा किया है। कोई 6 महीने गुजरे, वो बच्चे समेत गांव से लापता हो गई। किसी ने उसको तलाश नहीं किया। 1.5-2 महीने गुजरे, पता लग गया कि वो इसी मुजरिम के पास है और उसके साथ उसने निकाह पढ़वा लिया है। आज मैं एक काम से शहर आया तो ये बदकार आदमी मिल गया। ये जेल काट आया था। मैंने इसको रोक कर पूछा, ओए, गुनाहों की सज़ा भुगत आए हो, क्या वो बदकार बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आ गई है? उसने मुझको ऐसी बात कह दी कि मेरी गैरत जोश में आ गई। तुम में गैरत है? मैंने उसकी बात काट दी। मेरा खून गुस्से से सख्त गर्म हो गया था। मैंने कहा, तुमने खजाने के लालच में अपनी बीवी को एक हट्टे कट्टे आदमी के हवाले खुद किया और इल्ज़ाम उस पर लगाया कि उसने हराम का बच्चा पैदा किया है। मुझको शक है कि तुम भी किसी पीर की औलाद हो। मैंने इतनी बकवास की, जो मैं लिख डालूं तो आप मुझको मुर्तिद और काफिर कहेंगे। जब मैं बकवास कर कर के थक गया तो मैंने उसको कहा कि मैं इस दफ़ा
दफा 307 के तहत गिरफ्तार करके 7 साल सजा दिलवाऊंगा। ये कहकर मैंने उसको और उसके साथी को हवालात में बंद कर दिया। ये मैंने सिर्फ डराने के वास्ते किया था। मैंने असल कार्रवाई ये की कि उसके गांव इतला भिजवाई कि इन दोनों की नेक चलने की जमानत दो और इनको ले जाओ। सरमद को अपने पास बिठाकर पूछा कि ये क्या मामला है। उसने जो किस्सा सुनाया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाऊंगा। उसका किस्सा बहुत लंबा था। उसकी सज़ा 2 साल थी। जेल में अच्छे अखलाक की वजह से उसको 4 महीने में ही माफ़ी मिल गई थी। उसके दिल से ताजी निकली नहीं थी। जेल से आकर वो ताजी को मिलने के वास्ते बेकरार रहने लगा, लेकिन मुलाकात नामुमकिन थी। उसको ये एहसास भी था कि ताजी उसको गालियाँ देती होगी। उसने ताजी को धोखा जो दिया था। 1 महीना गुजरा होगा कि मर्दान शाह का एक आदमी उसको मिला। उसने सरमद को बताया कि उसके जुर्म ने ताजी की ज़िंदगी तबाह कर दी है। उसके बतन से बच्चा पैदा हुआ था और खाविंद ने उसको इस जुर्म में तलाक दे दी है और ताजी गांव में अछूतों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है। सरमद ने ताजी की ये हालत सुनी तो उसकी अपनी हालत बिगड़ गई। वो मर्दान शाह के पास चला गया और उसको कहा कि वो ताजी का हाल अहवाल मालूम करके उसको एक पैगाम देना चाहता है। मर्दान शाह के हाथ बड़े लंबे थे। वो कैद काट आया था, फिर भी लोग उसके तावीज़ों को मानते थे। उसने एक गरीब सी औरत को इस काम के लिए तैयार कर लिया और उसको बताया कि वो ताजी की बाबत किस तरह हाल मालूम करेगी। दूसरे ही दिन हाल मालूम हो गया। ताजी अपने बच्चे के साथ अपने माँ बाप के घर रह रही थी, लेकिन इस घर में नौकरों की कदर थी, ताजी की कोई कदर नहीं थी। उसके बच्चे को उसके माँ बाप हाथ भी नहीं लगाते थे। वो जवान और हसीन थी। अगर वो बेवा हो गई होती तो उसके साथ निकाह पढ़ाने के वास्ते 1 दर्जन आदमी तैयार हो जाते, मगर अब उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। सरमद ने इस औरत को कहा कि वो उसका पैगाम ताजी तक पहुंचा दे तो वो इसकी झोली पैसों से भर देगा। गरीब सी ये औरत तैयार हो गई। सरमद ने ये पैगाम दिया कि कल आधी रात के लगभग ताजी घर से और गांव से उस तरफ निकल आए जिधर से सूरज चढ़ता है। अपने बच्चे को साथ ले आए, सरमद मौजूद होगा। सरमद ने यह भी कहला भेजा कि वो अब शरीफों जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन ताजी इसके पास ना आई तो सरमद का अंजाम मालूम नहीं क्या होगा। इस औरत ने ये कमाल कर दिखाया। वो ताजी के गांव गई और बड़ी उस्तादी से ताजी को ज़बानी पैगाम दे दिया। ताजी ने पैगाम का जवाब दिया कि वो आधी रात को उस तरफ आ जाएगी। सरमद बिलाल मर्दान शाह की घोड़ी पर अगली रात ताजी के गांव चला गया और गांव से कुछ दूर रुक गया। ताजी ने आते हुए ज़्यादा देर न लगाई। उसने सोया हुआ बच्चा उठाया हुआ था। सरमद ने सोए हुए बच्चे को प्यार किया और ताजी को अपनी घोड़ी पर आगे बिठा लिया। सरमद ने ताजी को कहा कि वो अब इसको धोखा नहीं देगा। मेरे साथ और ज़्यादा धोखा होगा भी क्या? ताजी ने कहा, मैंने जिस दोज़ख में 2 साल गुजारे हैं, इससे बढ़कर और धोखा क्या होगा? और वो इतना रोई कि सरमद को घोड़ी को रोककर उसको बहलाना पड़ा। फासला खासा ज़्यादा था। मर्दान शाह ने उसको कहा था कि ताजी आ जाए तो वो रास्ते में कहीं भी ना रुके, सीधा कस्बे में पहुंचने की कोशिश करे। सरमद ने छोटा रास्ता पकड़ा था। मर्दान शाह के गांव को वो एक तरफ दूर छोड़ गया था। घोड़ी बड़ी अच्छी थी, अच्छी रफ्तार पर चल रही थी। ताजी उसको रास्ते में बताती गई कि जब बच्चा होने वाला था तो उसके खाविंद ने उसे धुतकार दिया था। उसने खाविंद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन सरमद का पोल खुल जाने से खाविंद ने उसके साथ ताल्लुक तोड़ लिया। जिस गांव में मेरा रौब चलता था, ताजी ने कहा, उस गांव में मेरी यह हालत हो गई थी कि छोटी छोटी जातों की औरतें भी मेरे साथ बात नहीं करती थीं। सरमद सुबह की अजान से पहले कस्बे में पहुंच गया और अपने घर में दाखिल हुआ। इस रोज़ उसने अपने दोस्तों को और एक मौलवी को बुलाया और ताजी के साथ उसका निकाह पढ़ा दिया गया। सरमद ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। ताजी बालिग थी और उसको तलाक मिली हुई थी। वो अपने फैसलों में आज़ाद थी। सरमद सिर्फ ये खतरा महसूस कर रहा था जो उस पर आ पड़ा। उसको यही उम्मीद थी कि ताजी के लवाहिकीन उस पर इंतकामी वार करेंगे। ये वार उस पर अदालत ने किया, लेकिन वो बच गया। मैंने उसकी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया। अदालत और उसके साथी के आदमी रात को थाने में आ गए। मैंने उनको कहा कि इन दोनों को नेक चलने की ज़मानत दो। नंबरदार और झीलदार साथ आए थे। मैंने ज़मानत के कागजात तैयार किए और अदालत और उसके साथी को छोड़ दिया। मैंने सबको डराया कि अब सरमद पर किसी ने हमला किया और वो ना पकड़ा गया तो अदालत और दूसरे आदमी शक में गिरफ्तार होंगे और इनके जामिन भी पकड़े जाएंगे। मैंने सरमद को पहले ही घर भेज दिया था। उसको मैंने कहा था कि अब वो कोई मुजरिमाना हरकत ना करे। मेरी वो प्यास बुझ गई जो मेरी ऊट पटांग हरकतें कराती रहती थी। उसने कहा,
خدا نے مجھ سے جو کچھ چھین لیا تھا وہ اس کی ذات باری نے تاجی اور بچے کے روپ میں مجھے واپس دے دیا ہے۔